गुड मॉर्निंग। आज हम 12वीं क्लास राजनीति विज्ञान भारतीय संविधान की विशेषताएं 6 पढ़ चुके हैं दोनों वीडियो में। 7वीं विशेषता पढ़ेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व सरकार को दिया जाने वाले दिशा निर्देश या यूँ कहें एक लोक कल्याणकारी राज्य की भूमिका को अच्छा बनाने के लिए, समाज का सर्वांगीण विकास करने के लिए जो सरकार को दिशा निर्देश मिलते हैं, उस दिशा निर्देशों को नीति निर्देशक तत्व कहते हैं। भारतीय संविधान के भाग 4 भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 36 से 51 तक किसका उल्लेख है? नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये नीति निर्देशक तत्व भारतीय संविधान में कहां से लिए गए? आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश किया गया। अनुच्छेद 36 से 51 और भाग 4 में। ये वाद योग्य नहीं है। कई बार प्रश्न आता है क्या नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं? तो नीति निर्देशक तत्व वाद योग्य नहीं है, अर्थात जब इनका पालन नहीं होता है तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। जबकि मूल अधिकार जो है भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 31 और 32 से 35 तक जो जिनका वर्णन है वो वाद योग्य है। जिनका यदि हनन होता है तो हम कहां जा सकते हैं? न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। अब आगे वाली छोटी छोटी विशेषताएं हैं। अगली विशेषता है समाजवादी राज्य। समाजवादी राज्य, देखो 3 शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। कब जोड़े गए थे? 42वां संविधान संशोधन 1976 में। 42वां संविधान संशोधन 1976 में 3 शब्द जोड़े गए। एक समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यह भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए। इन तीनों को हमें यहां पढ़ना है। तो सबसे पहले समाजवादी राज्य क्या होता है? समाजवादी राज्य वह राज्य होता है जिसमें सभी लोगों का सर्वांगीण विकास हो, बिना किसी भेदभाव के समाज के सभी लोगों का सर्वांगीण विकास किया जाए, और जो रास्ते से छूट गए, जो मुख्य धारा में अभी पिछड़े हुए हैं, उन्हें विशेष आरक्षण देकर एक विशेष प्रावधान करके उनको भी मुख्य धारा में लाने का जो प्रयास किया जाता है, ऐसे राज्य को हम समाजवादी राज्य कहते हैं। तो भारत को भारतीय संविधान द्वारा जो संशोधन करके 42वां संविधान संशोधन 1976 को लागू करके क्या बना दिया गया? एक समाजवादी राज्य बना दिया गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अगला है वयस्क मताधिकार। भारतीय संविधान के सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार जो है उसे हम कहते हैं वयस्क मताधिकार, है ना। भारतीय संविधान में बिना किसी भेदभाव के जाति, धर्म, मताधिकार, हाँ, एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद, वयस्क मताधिकार क्या है? एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद वोट देने का अधिकार वयस्क मताधिकार कहते हैं, जिसमें जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग और शिक्षा वगैरह इनका भेदभाव मिटाते हुए एक निश्चित आयु प्राप्त करने के बाद में जो वोट देने का अधिकार है उसे हम क्या कहेंगे? वयस्क मताधिकार। मूल संविधान में जो वयस्कता थी इसकी आयु थी 21 वर्ष। मूल संविधान में वयस्कता की आयु कितने वर्ष थी? 21 वर्ष। लेकिन एक संशोधन किया गया और वो संशोधन था 61वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन 1989 89। 61वां संविधान संशोधन 1989 में संविधान में संशोधन किया गया और संशोधन करके वयस्कता की जो आयु है इस आयु को घटाकर 21 वर्ष से कर दी गई 18 वर्ष। कितने वर्ष कर दी गई? 18 वर्ष।
अब भारत के प्रत्येक नागरिक को जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है और अपना मतदाता सूची में नाम लिखवा लेता है, मतदाता सूची में नाम दर्ज करवा लेता है, उसे बिना किसी भेदभाव के वोट देने का अधिकार प्राप्त है, जिसमें किसी प्रकार की कोई जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति, वर्ण, वर्ग, लिंग आदि का भेदभाव नहीं किया जाता है। यह है वयस्क मताधिकार। अगली विशेषता है पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्षता। हां, अब देखो, आपने मूल अधिकार जब पढ़े तो अनुच्छेद 25 से 28 में धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया और धार्मिक स्वतंत्रता में यह स्पष्ट कहा गया अनुच्छेद 25 में कि राज्य किसी भी धर्म के आधार पर किसी भी व्यक्ति के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा। धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होगा, सभी धर्मों को समान मान्यताएं दी जाएगी। देखो, पंथ निरपेक्ष धर्म का छोटा अंग होता है ना, धर्म से सबसे छोटी इकाई होती है पंथ, धर्म की भी और छोटी इकाई। तो सभी पंथों के मध्य, यानी दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, राज्य का कोई धर्म नहीं होगा, सभी धर्म राज्य के होंगे। न तो राज्य किसी धर्म को हतोत्साहित करेगा और न ही किसी धर्म को प्रोत्साहित करेगा, है ना। सभी धर्मों को राज्य क्या मानेगा? सम्मान मानेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, कोई भी धर्म हो, सभी धर्मों को वो क्या मानेगा? एक समान मानेगा। किसी भी धर्म को राज्य हतोत्साहित नहीं करेगा और किसी भी धर्म को राज्य प्रोत्साहन नहीं देगा। सभी धर्मों को बिना किसी भेदभाव के सम्मान माना जाएगा। यह है पंथ निरपेक्षता। जो भी कुरीतियां हैं, जो भी कार्य हैं, व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई भी धर्म अपना सकता है, किसी भी धर्म की पूजा अर्चना कर सकता है और धर्म के आधार पर कोई मंदिर बना सकता है, दान दक्षिणा दे सकता है। इसके मामले में पूरी तरह से वो स्वतंत्र है, किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। अगला है विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण का मतलब एक विशेष दस्तावेज। भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान को आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार बनाया है। विलक्षण का मतलब क्या है? आवश्यक परिस्थितियों के अनुसार बनाया है, अन्यथा जब चाहें जैसा चाहें। आगे पढ़ेंगे आप विलक्षण दस्तावेज। विलक्षण दस्तावेज से देखो क्या तात्पर्य है कि संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता, दूरदृष्टि का प्रमाण उन्होंने संविधान जनता द्वारा मान्य आधारभूत मूल्यों, सर्वोच्च आकांक्षाओं को स्थान दिया। कैसे दिया? विलक्षण दस्तावेज में देखो, उस दौरान उन्हें पता था, जब संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950, या यूं कहें कि जब संविधान बनाया जा रहा था, ठीक है, उस दौरान की जो आवश्यक परिस्थितियां अलग थी, है ना। उस दौरान शिक्षा का स्तर नहीं था, भूखमरी थी, खाद्यान्न की समस्या थी, रहन सहन की समस्या थी, यही तो समस्या थी। वर्तमान की जो परिस्थितियां हैं वो अलग है, वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी। तो संविधान निर्माताओं ने क्या किया? इसको एक ऐसा दस्तावेज बनाया कि आवश्यक परिस्थितियों में इसमें परिवर्तन किया जा सके, आवश्यक परिस्थितियों में इसको चेंज किया जा सके, इसको बदला जा सके और इसे एक विशेष संविधान बनाया गया। किसी भी आधार पर सभी लोगों को सम्मान माना गया, जाति आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए, भाषा के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाए और प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा, उनके मूल्य, उनकी आकांक्षाएं, उनको भी उच्च स्थान दिया गया। सभी व्यक्तियों का मान सम्मान में कोई कमी नहीं आई, क्योंकि पूर्व समय में जाति के आधार पर भेदभाव होता था, धर्म के आधार पर भेदभाव होता था, लोगों को धर्म परिवर्तन करवाने के लिए बाध्य करते थे। लेकिन हमारे संविधान ने एक विशेष विलक्षण दस्तावेज बना दिया जो जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं करेगा। मूल्य और आकांक्षाएं, जो भी लोगों की आकांक्षाएं हैं, जो उनकी गरिमा है, वो गरिमा बनी रहेगी। इस प्रकार हमारा जो संविधान है एक विशेष प्रकार का संविधान बना, जिसकी अच्छाइयों को मानते हुए दक्षिण अफ्रीका के संविधान ने इस संविधान को क्या किया? अपना संविधान में शामिल किया, या यूं कहें इसको अपने संविधान में इंक्लूड किया। अगली और विशेष विशेषता है, सबसे इंपॉर्टेंट विशेषता है, कई बार यह प्रश्न 4 नंबर का आया हुआ है, एकात्मक और संघात्मक तत्वों का सम्मिश्रण या संयोग।
है ना। अगली और विशेषता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का संयोग। एकात्मक एवं संघात्मक तत्वों का संयोग। एकात्मक, देखो पहले हम बात करते हैं एकात्मकता की और फिर बात करते हैं संघात्मकता की। एकात्मकता की संविधान की बात करें तो ब्रिटेन अच्छा उदाहरण है ना। और संघात्मकता की बात करें तो अमेरिका, यानी अमेरिका में तो कौन सी व्यवस्था है, संघात्मक शासन व्यवस्था, और ब्रिटेन में कौन सी व्यवस्था है, एकात्मक शासन व्यवस्था, है ना। अब देखो एकात्मक शासन व्यवस्था में समस्त प्रकार के जो कार्य हैं वो एक जगह से संचालित होंगे, है ना। यानी एक संविधान, एक सरकार, एकल नागरिकता, संघात्मकता की बात करें, शक्तियों का, इसमें याद देगा एकात्मकता में शक्तियों का केंद्रीयकरण, इसकी बात करें दोहरा संविधान, अलग अलग राज्यों का और केंद्र का अलग अलग संविधान, अलग अलग सरकारें, अलग अलग सरकारें, दोहरी नागरिकता और शक्तियों का विभाजन, एकीकृत इधर करें तो एकीकृत न्यायपालिका, केंद्र और राज्य की, केंद्र एवं राज्य की अलग अलग न्याय व्यवस्था, ये संघात्मकता की विशेषताएं हैं। वैसे तीसरे लेसन में एकात्मक संघात्मक तत्वों का संयोग जो है इसको पूरा हम विस्तार से पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बात करें हम एकात्मकता की। एकात्मकता में एक देश का एक संविधान होगा, एक ही सरकार होगी, वहीं से सब प्रकार के कानून बनाए जाएंगे। एकल नागरिकता होगी, शक्तियों का केंद्रीयकरण मतलब समस्त प्रकार की शक्तियां एक जगह केंद्रित होंगी, और एकीकृत न्यायपालिका होगी। संघात्मक शासन में दोहरा संविधान, केंद्र का अलग संविधान, राज्य का अलग संविधान, अलग अलग सरकारें, केंद्र की अलग सरकार, राज्यों की अलग सरकार, दोहरी नागरिकता, राज्य की अलग नागरिकता और केंद्र की अलग नागरिकता, शक्तियों का विभाजन संघ सूची के रूप में, जैसे अमेरिका की बात करें तो वहां एक ही सूची बनाई संघ सूची, और संघ सूची जो केंद्र जिस विषय पर कानून बनाएगी वो केंद्र को सौंप दिए, शेष विषय किसको सौंप दिए, राज्य को, तो वहां संघात्मक शासक व्यवस्था है। न्याय व्यवस्था की बात करें तो केंद्र की न्याय व्यवस्था अलग होगी और राज्यों की न्याय व्यवस्था अलग होगी। अब हम भारत की बात करते हैं। भारत के एक राजनीति शास्त्री वाक्य सीवियर, उन्होंने कहा है भारत का जो संविधान है न तो पूर्णतः एकात्मक है और न ही पूर्णतः संघात्मक है, जबकि दोनों का संयोग है। इसे बोलते हैं अर्ध संघात्मक। पूरी तरह संघात्मक नहीं है, कैसा है, अर्ध संघात्मक शासन व्यवस्था है, जिसमें कुछ चीजें एकात्मकता की हैं और कुछ चीजें संघात्मकता की। अब देखो सबसे पहले बात करें एक संविधान। भारत में कैसा संविधान है भाई, एक संविधान। संपूर्ण देश के लिए कितने संविधान है, एक संविधान है, एक राजभाषा है हिंदी, है ना, तो एक ही है। तो पहली बात एकात्मकता की, सरकार यहां एक है कि अलग अलग है, अलग अलग है ना, अलग अलग। तो कौन कौन सी सरकारें, ये हो गई संघात्मकता की विशेषता, ये इसको इंक्लूड करो भाई। ये किसकी विशेषता हो गई, संघात्मकता की विशेषता हो गई। केंद्र की अलग सरकार है और विभिन्न राज्यों की अलग अलग सरकारें हैं। राजस्थान की अलग है, इधर उत्तर प्रदेश की अलग है, बिहार की अलग है, महाराष्ट्र की अलग है। तो संघात्मकता की ये तो हो गई एकात्मकता की विशेषता। पहली बात करें तो हम, ये हो गई संघात्मकता की विशेषता, ये हमारे नहीं है, ये हमारे नहीं है। एकल नागरिकता, नागरिकता भारत में कितना है, सिटीजनशिप, एकल नागरिकता का प्रावधान किया गया है। तो एकल नागरिकता का प्रावधान किसमें हो गया, एकात्मकता में, ये हमारे पास नहीं है।
शक्तियों का केंद्रीयकरण, भारत में शक्तियों का क्या किया गया है, केंद्रीयकरण नहीं किया गया, ये तो नहीं है, तो हमारे पास ये है ना। शक्तियों को क्या किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन किया गया है। शक्तियों को 3 भागों में बांटा गया हमारे यहाँ। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा गया। कौन कौन से 3 भाग हैं? सबसे पहले है 1 नंबर पे संघ सूची। नंबर 1 पे कौन सी है? संघ सूची। इसमें कितने विषय हैं? 99 विषय। इन 99 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किनको है? केंद्र सरकार को है। दूसरा है राज्य सूची। दूसरा है राज्य सूची। राज्य सूची के 61 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार राज्य सरकार को है। और तीसरी है समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के 52 विषयों पर कानून बनाने का अधिकार दोनों ही सरकारों को है, लेकिन दोनों में यदि गतिरोध हो जाए तो गतिरोध की स्थिति में केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कानून क्या होंगे? मान्य होंगे। इसके बाद में अवशिष्ट विषय और है। अवशिष्ट विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र सरकार का है। तो यहां शक्तियों का विभाजन हुआ ना, ये कौन सी विशेषता हो गई? संघात्मकता की विशेषता हो गई। इसके बाद में एकीकृत न्यायपालिका। हमारे यहां हालांकि एकीकृत और अलग अलग दोनों ही संयोग है ना, एक न्याय व्यवस्था नहीं है। हमारे यहां न्यायपालिका जो है वो एक पिरामिड की तरह काम करती है। किसकी तरह काम करती है? पिरामिड की तरह काम करती है। देखो कैसे काम करेगी न्याय व्यवस्था की बात करें तो सबसे पहले हम बात करें न्याय व्यवस्था में, तो सबसे छोटा जो सबसे नीचे का जो न्यायालय होता है ये ज्यादा होंगे, है ना, ये। और इसके बाद में थोड़ा कम न्यायालय होंगे, उसके बाद में थोड़े कम होंगे, और उसके बाद में सर्वोच्च न्यायालय होगा, है ना। सबसे पहले बात करें तो खंड एवं सत्र न्यायालय होगा। खंड एवं सत्र न्यायालय ये सामान्यतः पंचायत समिति मान लो या खंड स्तर पर मान लो, है ना। प्रत्येक पंचायत समिति स्तर पर ये खंड न्यायालय होगा। इस खंड न्यायालय के बाद में होगा जिला न्यायालय। जिला न्यायालय। इस जिला न्यायालय के बाद में होगा उच्च न्यायालय, और इसके बाद में अंतिम होगा सर्वोच्च न्यायालय। ये होना पिरामिड की तरह। ये क्या है? प्रत्येक है तो पूरे भारत में बहुत सारे हैं। इस पिरामिड के बाद में बात करें तो जिला न्यायालय हुए, ये इनकी संख्या में कम है। यहां से किसी ने कोई केस दायर किया, कोई वाद दायर किया, वो उस फैसले से संतुष्ट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में वो अपना जो मुकदमा है कहां ले जा सकता है? जिला न्यायालय में ले जा सकता है। जिला न्यायालय के फैसले से भी यदि वो संतुष्ट नहीं है तो अपने न्यायालय को कहां ले जा सकता है? वो अपने विवाद को उच्च न्यायालय में ले जा सकता है, और उच्च न्यायालय के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है तो कहां ले जा सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में। तो न्याय व्यवस्था कैसी है तो राज्यों के अलग अलग, लेकिन एकीकृत न्याय व्यवस्था है। जो सर्वोच्च न्यायालय के आदेश हैं उन आदेशों के आधार पर यह कार्य करता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो न्याय व्यवस्था है भारत में एकीकृत। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान न तो पूर्णतः एकात्मक है और न ही पूर्णतः संघात्मक है, क्योंकि कुछ विशेषताएं किसकी हैं? एकात्मकता की हैं, और कुछ विशेषताएं किसकी हैं? संघात्मकता की हैं। और इस प्रकार इसको हम कह सकते हैं अर्ध संघात्मक, या दूसरे शब्दों में यदि बात करें हम, है ना, दूसरे शब्दों में बात करें तो ये संकट काल में एकात्मकता की ओर हो जाता है। भारत का संविधान कैसा है? जो संकट काल या आवश्यक परिस्थितियों में यदि इसमें परिवर्तन करना है तो यह किसकी ओर हो जाता है? एकात्मकता के लक्षण के रूप में स्वीकार कर लेता है। अगली विशेषता है इसकी स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। तो देखो कैसे स्वतंत्र और निष्पक्ष है भारत की न्यायपालिका। यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो 2 सदन होते हैं संसद के, एक है हाउस ऑफ कॉमन, एक है हाउस ऑफ लॉर्ड वहां ब्रिटेन में। तो हाउस ऑफ लॉर्ड है वो एक तरह से न्यायपालिका ही, या उसमें जो भी एक पद है, ये गरिमा का पद है, जो भी अध्यक्ष है अपने पद से वो पदमुक्त हो गया, उसके बाद में उसे लॉर्ड सभा का सदस्य बना दिया जाता है। लेकिन भारत की न्यायपालिका
संसद से बिल्कुल पृथक है। सरकार के 3 अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तीनों के काम अलग अलग है। न्यायपालिका पर व्यवस्थापिका और कार्यपालिका का नियंत्रण नहीं हो, ऐसे प्रावधान करने के लिए हमारे यहां कुछ प्रावधान किए गए, है ना। नंबर 1 कार्यकाल। नंबर 1 कार्यकाल। इनकी समयावधि लंबी है। किनकी? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और मुख्य न्यायाधीश की, या मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों के कार्य लंबा है। ये 65 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं, यानी इसे बीच में हटाया नहीं जा सकता। केवल कैसी स्थिति में हट सकते हैं? या तो इनकी मृत्यु हो जाए, या ये स्वयं त्यागपत्र दे दे, या इन पर महाभियोग लागू हो जाए। 3 ही प्रक्रियाओं में इनको हटाया जा सकता है। बाकी ये किसी भी स्थिति में अपने पद से अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले नहीं हट सकते। इसकी लंबी समयावधि होने का एक फायदा यह है कि ये बिना किसी लालच में, लोभ में, क्योंकि इनको पता है कि हमें लंबे समय तक नौकरी करनी है, इसलिए बिना किसी लालच, लोभ से दूर रहकर सही न्याय करें, इसलिए इनका कार्यकाल क्या रखा गया? लंबा रखा गया। ठीक है, तो नंबर 1। नंबर 2, समय के दौरान, यानी ये जब तक नौकरी करते हैं तब तक, समय के दौरान इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकती भाई, है ना। व्यवस्थापिका को कानून बनाकर इनके वेतन भत्तों में किसी प्रकार की कोई भी कटौती नहीं कर सकती है। कटौती एक स्थिति में हो सकती है केवल। कितनी स्थिति में? एक स्थिति में हो सकती है, यदि अनुच्छेद 360 लागू हो जाए। 360 का मतलब है वित्तीय आपात, है ना। संकट काल घोषित हो जाए, वित्तीय आपात लागू हो जाए, ऐसी स्थिति में इनके वेतन और भत्तों में कटौती की जा सकती है। बाकी कोई प्रावधान नहीं है इनके वेतन और भत्तों में काटने का, क्योंकि ये वेतन और भत्ते काम करने वाले व्यक्ति को यदि सही रूप में वेतन मिलेगा तो ही वो सही कार्य करेगा, और यदि वेतन में उनके कटौती की जाएगी तो सही काम नहीं करेगा। इसलिए स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका बनाए रखने के लिए इन्होंने क्या किया? केवल एक स्थिति में वेतन में कटौती हो सकती है, बाकी किसी भी स्थिति में इन पर कटौती नहीं की जा सकती। नंबर 3, इनके फैसले के विरुद्ध इस पर किसी प्रकार का वाद नहीं हो सकता। इन्होंने जो फैसला दे दिया वो फाइनल है। इसके फैसले के विरुद्ध आप किसी भी न्यायालय में किसी प्रकार का वाद दायर नहीं कर सकते हो कि मैं तो इस फैसले से, हाँ ये कह सकते हो कि मैं इस फैसले से संतुष्ट नहीं हूं। संतुष्ट नहीं हो तो ऊपर के न्यायालय में चले जाओ। मान लो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले से आप संतुष्ट नहीं हो तो आप अपनी अपील है वो राष्ट्रपति के पास कर सकते हो, है ना। क्षमा याचना कर सकते हो, राष्ट्रपति के पास भी इतना अधिकार है। किसी को फांसी का प्रावधान, फांसी लगने वाली है तो वो अपनी क्षमा याचना की एप्लीकेशन किसके पास दे सकता है? राष्ट्रपति के पास दे सकता है। बाकी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इनको उनके पद से या इनके विरुद्ध ये कार्रवाई कर दें कि आपने ऐसा फैसला क्यों सुनाया किसी दूसरे न्यायालय में। इसके मामले में ये पूरी तरह से स्वतंत्र है। इनके वेतन भत्तों में इनका कार्यकाल निश्चित है, इनके वेतन भत्तों में कटौती नहीं हो सकती। और नंबर 3 क्या है? इनके द्वारा दिए गए फैसलों के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में इनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं चालू की जा सकती है। और इनके लिए एक निश्चित योग्यताएं बनाई गई हैं। चाहे जिस व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया जा सकता, इनको निश्चित योग्यताएं दी गई है। वह भारत का नागरिक हो, उसे कम से कम 10 वर्ष तक या कम से कम 5 वर्षों तक ये किसी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर, यदि सर्वोच्च न्यायालय की है, यदि उच्च न्यायालय की है तो किसी जिला न्यायालय में, और यदि जिला न्यायालय की तो किसी खंड न्यायालय में। तो इस प्रकार ये 5 वर्षों तक किसी न्यायालय में न्यायाधीश के पद पर रह चुके हों तो ऊपर के न्यायालय में उसे न्यायाधीश बनाया जा सकता है। ठीक है। वर्तमान में एक नई व्यवस्था थी, हालांकि उसका विरोध हुआ, वो रद्द हो गई। कॉलेजियम व्यवस्था नरेंद्र मोदी सरकार ने लागू की थी। पुरानी व्यवस्था को बदलकर एक नई व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया गया, लेकिन न्यायाधीशों ने इसे अपना अपमान समझा और जिसके कारण इस व्यवस्था को इन्होंने समाप्त करवा दिया। कॉलेजियम व्यवस्था नाम चल रहा है केवल कॉलेजियम व्यवस्था। इनकी चुनाव की पद्धति थी, एक तरह से चुनने का इनका अधिकार था कॉलेजियम व्यवस्था। तो हम ये कह सकते हैं कि भारतीय संविधान इनको एक विशेष पैकेज देता है
किसी प्रकार का, और तीसरा है ये 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय में अधिवक्ता रह चुके हो या राष्ट्रपति की नज़र में एक बड़े विधिवेता हो, तो ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या मुख्य न्यायाधीश बनाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में ये सही रूप में कार्य करेंगे क्योंकि इनकी विशेष योग्यताएं हैं, और विशेष योग्यता प्राप्त करने वाला व्यक्ति ही सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय का क्या बन सकता है, न्यायाधीश बन सकता है। ये था विशेष। इसके बाद में एक बात और है, मूल अधिकार जो है आपके, कितने हैं मूल अधिकार वर्तमान में? 6 मूल अधिकार है ना। ये 6 मूल अधिकार जो हैं, यदि इनका हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो, है ना। आप न्यायालय की शरण में जा सकते हो। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 32 के तहत, जिस 32 के तहत आपको क्या होगा, 5 प्रकार के लेख जारी होंगे, और इन 5 प्रकार के लेखों से आप अपने मूल अधिकारों की सुरक्षा कर सकते हो, मूल अधिकारों को बचाने का काम कर सकते हो। इसकी बात करें, आप सर्वोच्च न्यायालय में न जाना चाहें तो अनुच्छेद 226 के तहत आप उच्च न्यायालय में भी वही 5 प्रकार के लेख, बंदी, प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण लेख है, अधिकार पर्चा है, ये 5 प्रकार के लेख जारी करके आप अपने अधिकारों की सुरक्षा प्रदान कर सकते हो या आप अपने अधिकारों को सुरक्षित कर सकते हो। अगली विशेषता है कठोर एवं लचीला संविधान। कठोर एवं लचीला संविधान, ये एक और पढ़ेंगे, उसके बाद हम आगे की चर्चा कल करेंगे, है ना। कठोर एवं लचीला संविधान, भारत का जो संविधान है वो कैसा है? कठोर है। कैसा है? लचीला, यानी दोनों का संयोग है, 2 प्रकार का संयोग है। नंबर 1 कठोर की बात कर लेते हैं, चलो, है ना। तो भारतीय संविधान में संशोधन की जो प्रक्रियाएं हैं वो 3 हैं। कितने प्रकार से संशोधन किया जा सकता है? 3 प्रकार से संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। पहला देखो, नंबर 1 है साधारण संविधान संशोधन। नंबर 1 है साधारण संविधान संशोधन, साधारण संविधान संशोधन। नंबर 2 है विशिष्ट संविधान संशोधन। नंबर 2 है विशिष्ट संविधान संशोधन। और नंबर 3 है कठोर संविधान संशोधन। कठोर संविधान संशोधन। आप देखो, भारतीय संविधान लचीला भी है और कठोर भी है। पहले प्रकार का प्रावधान है कि भारत के संविधान में सामान्य कानून की तरह परिवर्तन किया जा सकता है। सामान्य कानून में यानी उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से किसी विषय में संशोधन किया जा सकता है। जैसे किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना है, किसी राज्य की सीमाओं को घटाना बढ़ाना है, नए राज्यों का निर्माण करना है, नए, इसके अलावा राज्य विधानमंडल में जो दूसरा अंग विधान परिषद उसका गठन करना है, ये समस्त कार्य किस में हो सकते हैं? साधारण संविधान संशोधन में हो सकते हैं। तो लचीला हो गया ना। दूसरा है विशिष्ट संविधान संशोधन, जिसको हम कहते हैं उपस्थित ये सदन की कुल जो सदस्य संख्या है उसका साधारण बहुमत प्लस उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित किया जाता है तो संविधान में संशोधन होता है, उसे हम थोड़ा कहेंगे विशिष्ट संविधान संशोधन। और तीसरा है कठोर संविधान संशोधन। कठोर संविधान संशोधन जैसे राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इनकी चुनाव पद्धति को बदलना है, इनके अधिकारों को बदलना है, मूल ढांचे में कोई परिवर्तन करना है, तो ऐसी स्थिति के हम कौन सा संविधान संशोधन लागू करेंगे? कठोर संविधान संशोधन। क्या है ये? दूसरे पूरे का मतलब ये है कि उपस्थित कुल सदस्यों का साधारण बहुमत, यानी संसद का साधारण बहुमत 545 के आधे 273, कुल सदस्यों का साधारण बहुमत व उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत, है ना। उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का कितना? 2/3 बहुमत से किसी विधेयक को पारित करने के बाद में राज्यों की विधानसभाओं के पास भेजा जाता है उस विधेयक को। यदि राज्य की विधानसभाएं आधे से ज्यादा यदि उसे पारित कर देती हैं तो संविधान में संशोधन माना जाता है, अन्यथा संविधान में किसी प्रकार का संशोधन नहीं होता। इसे हम कहते हैं कठोर संविधान संशोधन। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत का संविधान न तो पूरी तरह से लचीला है, जो सामान्य ब्रिटेन की तरह अभी समय और परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तन किया जा सके, और न ही इतना कठोर है कि उसमें परिवर्तन करना ही संभव नहीं हो अमेरिका की तरह। जैसे बात करें, अमेरिका के संविधान को बने हुए 250 साल हो गए और अब तक मात्र 23 संविधान संशोधन हुए हैं,
है ना। जबकि ब्रिटेन का संविधान है वो इतना लचीला है कि किसी भी सामान्य कानून, कोई भी सामान्य कानून बनता है उसी आधार पर वो संविधान में संशोधन हो जाता है। अभी समय बदलते हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, जो भी कोई विषय वस्तु बदलती है उसी अनुसार संविधान में संशोधन हो जाता है। लेकिन भारत की दोनों स्वरूपों को अपनाया, ब्रिटेन की तरह भी साधारण संविधान संशोधन किया और अमेरिका की तरह भी कठोर संविधान संशोधन किया। इसीलिए वर्तमान में भारत में 121वां संविधान संशोधन विधेयक सदन में चर्चा में है और 101 संविधान जो जीएसटी से संबंधित था उस पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, संविधान संशोधन पूरे हो चुके हैं। बाकी हैं वो जो विचाराधीन है, उनमें भी संविधान संशोधन किया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं अभी समय और परिस्थितियों के अनुसार भारतीय संविधान बदल सकता है, न पूरी तरह कठोर है और न ही पूरी तरह से लचीला संविधान संशोधन है। बाकी चर्चा हम कल पढ़ेंगे।